चलो यार बच्चों, अच्छे से ध्यान दे दो सब लोग। आज हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले एग्जाम में, जिसके ऊपर कंफर्म श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो हेलो बेटा, जहाँ पे भी मेरा आवाज नहीं आए मुझे प्लीज तब के तब बोल देना कि सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलो करेंगे हम लोग स्टार्ट, अच्छे से ध्यान दे दो बेटा। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिप्रिसिएशन। सभी ने गॉड अल्लाह भगवान को याद करते हुए लिख दो टॉपिक का नाम, डिप्रिसिएशन। एग्जाम में श्योर शॉर्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बरोबर है। सो डिप्रिसिएशन सर क्या चीज़ है, डोंट वरी, मीनिंग से जीरो से सब बताता हूँ। लिख दिया सभी ने डिप्रिसिएशन। सो सबसे पहले हम लोग मीनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। डिप्रिसिएशन का मीनिंग किसी ने कभी आज से पहले सुना है, कहीं देखा, पढ़ा लिखा है ना। बोलो बेटा डिप्रिसिएशन क्या है, एनीबॉडी। ओके, असेट की वैल्यू। सब लोग आ गए बेटा, चलो वेरी गुड, सोहम शौरी। हाँ ओके, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड। कुछ बच्चों ने यहाँ पे मेरे सामने जो प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं उन्होंने बोला डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड। असेट की वैल्यू कुछ पीरियड के बाद जो कम हो जाती है, तो जितने से वैल्यू कम हुई उसे क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। ओके, तो मेरा उन्हीं प्यारे बच्चों से एक सवाल है, आप लोग जो लेक्चर्स लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डेड जीडीपीडी कैसे भी देख रहे हो, क्या 1,000 की नोट नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दी थी, 1,000 की नोट कैश असेट है, तो वो कैश की वैल्यू खत्म हो गई ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या वो 1,000 की नोट की वैल्यू 1,000 से जीरो हो गई, तो क्या वो कैश डिप्रिसिएट हो गई। आपने जो बोला मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्या वो कैश, अभी आप ही तो बोले डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर असेट, असेट पर्टिकुलर असेट कैश, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, 1,000 से जीरो हो गई, तो क्या वो डिप्रिसिएशन है क्या। अरे आप ही तो बोले ना अभी, आपने जो इंग्लिश में बोला उसी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया एग्जाम्पल के साथ जोड़ के, क्यों डिप्रिसिएशन नहीं है। मैंने एग्जाम्पल जो दिया गलत दिया क्या, सही है ना, जो आपने बोला वही, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एसेट। आपका वो जवाब सही है, डिक्रीज इन वैल्यू, असेट की वैल्यू कम होना, बट कौन सी असेट, जो चलती है वगैरह। कैश चलती नहीं है, नहीं वैसा नहीं, फिर मतलब जिसका जो करंट एसेट छोड़ के जो एसेट करंट एसेट छोड़ के कौन सी एसेट होती है, फिक्स एसेट। हाँ ओके, तो फिक्स एसेट की वैल्यू जो कम हो जाती है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, तो अब जितने से वैल्यू कम होगी उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बोल रहे हैं। तो लैंड की वैल्यू कम अगर होगी तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन। कम होती नहीं है, तो ये बोला ना फिक्स एसेट, तो इसलिए मैंने फिक्स एसेट में लैंड का एग्जांपल लिया, बरोबर ना। एसेट डाटा रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस, मेरा बिजनेस है, मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड चलाता हूँ तो लैंड है। ट्राई करो ट्राई करो। सो देखो, जवाब आपका तो सही था काफ़ी हद तक, मैं उसको बस थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, प्लीज़ लिखना है आपने आपकी बुक में। सो लिखो, ऐसा बताता हूँ, असेट की, मुन्ना प्लीज़ ध्यान दो, पहले सुन लो हिंदी में फिर मैं लिखता हूँ, ताकि लिखते लिखते आप वो रियलाइज़ कर पाओ चीज़। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन, रिडक्शन कम होना, REDUCTION, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ depreciable asset, depreciation is the reduction in book value of depreciable asset। सर डिप्रिसिएबल असेट मतलब वो असेट जो डिप्रिसिएट होने लायक है, डिप्रिसिएबल, डिप्रिसिएट होने लायक। अगेन आपका सवाल, सर कौन सी है डिप्रिसिएबल असेट, तो जो असेट, मैंने एग्जांपल नहीं पूछा, मैंने बोला कौन सी है वो असेट, एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है, जो असेट, ध्यान देना, जो असेट ये चारों कंडीशन, जो असेट ये चारों कंडीशन फुलफिल कर लेगी वो ही असेट डिप्रिसिएबल है। बाकी इसके अलावा ब्रह्मांड में कोई भी असेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। जो असेट ये चारों कंडीशन फुलफिल कर लेगी वो ही डिप्रिसिएबल असेट है। आप सभी लोग जानते हो असेट को यूज कर करके उसकी वैल्यू कम होती है, तो जितने से असेट की वैल्यू कम होती है उसे हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। जैसे मैंने कार खरीदा 10 लाख की, 1 साल यूज़ किया बिजनेस में, उसकी वैल्यू कम हो गई 1 लाख से, तो 1 लाख क्या हो गया, डिप्रिसिएशन। मैंने बिल्डिंग खड़ी किया, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, लैंड की वैल्यू जनरली कम नहीं होती है, क्यों कम नहीं होती मैं बताऊंगा 2 मिनट बाद। बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, डिप्रिसिएशन, लैंड की वैल्यू कम नहीं होती है,
काफ़ी बार लोग बोलते हैं सर पुरानी बिल्डिंग के तो भाव बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो लैंड के कारण। अगर वो बिल्डिंग हवा में रहती तो नहीं रहते उसके भाव इतने। यस और नो? लैंड के कारण। कोई भी एसेट ले लो, कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, है ना, कोई मशीनरी, कोई भी, तो उसकी वैल्यू यूज़ कर करके, या कभी कभी यूज़ करते भी नहीं है, टाइम पास हो जाता है, फिर भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो उससे भी डेप्रिसिएशन बोलेंगे। मैंने BMW कार खरीदा, शोरूम से कार उठाई, क्रेन से ट्रक में रखी, ट्रक से उठाई, घर के पार्किंग में रख दी, 1 मीटर भी चलाए नहीं, और घर के पार्किंग में रख के उसको डबल पेपर में रैप करके 1 साल तक रख दिया। 1 साल बाद मैंने मानस को बोला, मानस मेरी BMW कार है, खरीदेगा क्या? वो क्या बोलेगा, सर कितनी पुरानी? मैंने बोला 1 साल पहले की है, चलाई नहीं आज तक, 50 लाख में ली थी। बोल कितने मिलेगा? मानस क्या बोलेगा, सर 40 लाख, चला ही नहीं, इसके लिए वैल्यू तो कम हो गई ना उसकी भी। यस और नो? आप असेट यूज़ करो चाहे ना करो, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम असेट की वैल्यू कम होती है, चाहे यूज़ करो चाहे ना करो। तू लेगा क्या? भले मैंने तेरे को बोल दिया कि एक बार कार मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गई, फिर भले मैं नहीं चलो, बट फिर भी मैं बोलूँ पूरे 50 लाख में ले लेगा क्या कोई? लोगों के लिए क्या होगी वो? सेकेंड हैंड। यस और नो? सो जब कभी भी असेट की वैल्यू कम हो जाती है, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, और मे बी बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, टाइम पास हो गया, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम पास हो गया, तो भी असेट की वैल्यू कम होती है। तो हम लोग जितने से असेट की वैल्यू कम हो गई ना, उसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन। अब कौन सी असेट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? पहले एक चीज बता देता हूँ, डिप्रिसिएशन ये हमारे लिए खर्चा है, लॉस नहीं है। डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, क्योंकि हम लोगों को वो असेट, जो असेट की वैल्यू कम हो रही है, वो असेट तुम्हारे धंधे में हेल्प कर रही है, तुम्हारी बेनिफिट मिल रहा है तुमको, वरना डिप्रिसिएशन को लॉस बोलते। जैसे टीवी 1 साल बाद इसकी वैल्यू कम हो गई और अगले साल कम हो गई, ये टीवी ने हेल्प किया मेरी, आप सब लोग इसी को देख के पढ़ रहे हो। यस और नो? तो क्या हो गया है? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट के डेबिट में। हमने बेसिक में फाइनल अकाउंट भी बनाए थे, बराबर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। यस और नो? तो अब अच्छे से ध्यान से सुनना। सो डिप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन वैल्यू। किसकी वैल्यू? डेप्रिसिएबल एसेट की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, maybe because of its use, maybe because of passage of time, or maybe because of innovation and technology। सर इसकी वजह से वैल्यू कैसे कम होती? अरे बाबा आईफोन 14 आए तो 13 की वैल्यू कम हुई ना, 13 आया था तो 12 की वैल्यू कम हुई थी ना, बरोबर है ना? ऑटोमेटिक मशीन आती है तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, उसका यूसेज कम हो जाता है। यस और नो? पहले आपके घर पे हाथ चक्की थी, आपके दादाजी या दादी जी को पूछना, हाथ से आटा पीसते थे, बाद में फ्लोर मिल आ गई, इलेक्ट्रिक आटा चक्की। जब से इलेक्ट्रिक आटा चक्की आई, वो हाथ चक्की जो असेट थी काफ़ी बिजनेस में, पहले के लोग पीस के भी देते थे हाथ से पैसे लेके, तो उनके लिए वो असेट हो गई ना हाथ चक्की, तो उसकी वैल्यू कम होगी बिकॉज ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। यस और नो? सो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, वैसे वैसे पुराने टेक्नोलॉजी वाली असेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी वैल्यू कम हो गई तो भी क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएट हो गई। टाइम पास हो गया, वैल्यू कम हो गई, क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएट हो गई। यूज किया, वेयर एंड टेयर होगी, असेट घिस गई, तो भी क्या बोलेंगे? वैल्यू कम हो गई, तो डिप्रिसिएट हो गई। सो असेट की वैल्यू कम होना मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स वेयर एंड टेयर, मे बी बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, मे बी बिकॉज ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, और एक्सेट्रा एनी अदर रीजन। असेट की बुक वैल्यू जो कम हो जाती है, तो जितने से असेट की बुक वैल्यू कम होती है, हम लोग उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। मराठीत काय बोलू रे आपण? घसारा, घसारा, डेप्रिसिएशन, बरोबर है ना? अच्छे से ध्यान से सुनना। अब सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों के मन में, सर कौन सी असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है? एग्जाम्पल तो यहाँ पे सारे बच्चों ने मुझे दे दिए, मशीन पे, कार पे, कंप्यूटर पे, फर्नीचर पे, बिल्डिंग पे, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, 100% करेक्ट है। बट मैं अगर पूछूं कि कौन सी असेट पे लगता है, मुझे एग्जाम्पल नहीं चाहिए, मुझे बताओ डिप्रिसिएबल असेट कौन सी होती है। सो जो असेट डिप्रिसिएट होने लायक है उनको बोलते हैं डिप्रिसिएबल असेट। जो असेट ये चारों कंडीशन फुलफिल कर देगी उसी को, डोंट वरी, जितनी बातें मैंने अभी बोली मैं सब लिखवा के दूंगा। जो असेट ये चारों कंडीशन फुलफिल करती है वो ही असेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। चार में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं हुई तो असेट डिप्रिसिएबल असेट नहीं रहेगी। चलो, अब कौन सी असेट डिप्रिसिएबल असेट है कि नहीं है? ये टीवी ने मुझे पूछा, बता मैं डिप्रिसिएबल असेट हूँ क्या? मैंने बोला रुक, चल ये चारों कंडीशन तू मुझे बता फुलफिल होती है क्या? मैंने पूछा टीवी से, पहली कंडीशन, तेरी यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड मतलब इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ नहीं चलेगा।
लिमिटेड मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। टीवी ने बोला हाँ मेरी यूजफुल लाइफ लिमिटेड है। मैंने दूसरा सवाल पूछा, बता तेरी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर है क्या? टीवी ने बोला हाँ 3 साल की वारंटी है, मोर देन 1 ईयर है। मतलब चलो दूसरी कंडीशन भी पास। तीसरी कंडीशन, तेरी ओनरशिप मेरे पास होनी चाहिए, तो ही मैं मेरे बिजनेस में डिप्रिसिएशन पास चार्ज करूंगा ना, कि पड़ोसी की एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करो। मेरी ओनरशिप होनी चाहिए ना। टीवी ने बोला हाँ बिल तुम्हारे नाम पे है। बोला ये भी कंडीशन पास। और चौथा, ये टीवी बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। अगर ये ओनर के घर पे अगर हॉल में टीवी लगी हुई है तो इसके ऊपर बिजनेस में डिप्रिसिएशन ले पाएंगे क्या? नो, मतलब ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। अगर कोई एसेट ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल करती है तो ही उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। कौन सी 4 कंडीशन? यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, यूजफुल लाइफ लिमिटेड होनी चाहिए, इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ नहीं चलेगा। लैंड ये दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। लैंड करोड़ों अरबों सालों से यहीं थी और पता नहीं कितने करोड़ अरबों साल तक यहीं रहेगी। सो लैंड ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। लैंड ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। कौन सी? यूजफुल लाइफ लिमिटेड होनी चाहिए। बट लैंड की यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। इसीलिए लैंड एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा चारों में से, इसीलिए लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। और आज के ज़माने में भी मुझे बड़ा तकलीफ होता है जब आज के टाइम पे टीचर लोग भी ऐसा बोलते हैं कि लैंड एप्रिसिएबल असेट है इसीलिए डिप्रिसिएट नहीं होती। टोटली गलत जवाब। लैंड ये दूसरे नंबर की कंडीशन फुलफिल नहीं करती, इसीलिए लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। वरना एप्रिसिएबल असेट तो सारी है। ये मानस ने जो चश्मा पहना है वो चश्मा आज के 5000 साल बाद अगर जमीन से कहीं निकला तो उसकी वैल्यू अरबों रुपए में रहेगी। यस और नो? समझ में आया क्या? सो उसकी भी वैल्यू बढ़ गई कि नहीं? ये दुनिया की सारी एसेट अप्रिसिएबल एसेट है। आज के 700 साल पहले का कोई पत्थर अगर जमीन के नीचे मिल गया 800 साल पहले का, उसकी वैल्यू लाखों में है। 800 साल पहले का कोई सफेद पत्थर जिसके ऊपर सिर्फ राम भी लिखा हुआ है, ऐसा भी पत्थर मिल गया 800 साल पहले का, राम बस RAM या फिर राम इतना भी लिखा हुआ मिल गया और ये प्रूव हो गया 800 साल पहले का है, 50 करोड़ भी लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे उसके लिए। तो हर चीज की वैल्यू बढ़ती है। मेरा ये चश्मा भी अगर 500 साल तक संभाल के रखा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं? ये टीवी 500 साल तक संभाल के रखा इसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। यस और नो? तो अभी जो भी एसेट है, तो ऐसा बोलना गलत हो जाता है कोई एसेट। अब वो राजा महाराजों की 4 व्हीलर आज भी पड़ी है, वो 4 व्हीलर कितनी गंदी चलती होंगी, कंफर्टेबल होगी क्या? बट वैल्यू करोड़ों में है, विंटेज। यस और नो? तो इसीलिए ये बोलना गलत हो जाता है कि लैंड एप्रिसिएबल है इसीलिए डिप्रिसिएट नहीं होती, गलत बात। डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज नहीं होता? क्योंकि वो 4 में से कंडीशन फुलफिल नहीं होता। चलो आ जाओ बच्चों, जितना मैंने पिछले 10 मिनट से आपको ज्ञान और प्रवचन दिया है वो सारा प्रवचन हम लोग इस पेपर पे उतारते हैं। अभी लिखो डिप्रिसिएशन। सर डिप्रिसिएशन चार्ज करना कंपलसरी होता है क्या? हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट खर्चा है आपके अकाउंटिंग का, आपके बिजनेस का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंस ऑफ योर बिजनेस। तुम मुझे बताओ बगैर डिप्रिसिएशन के आप सही प्रॉफिट ढूंढ पाओगे क्या? मुझे एक बात बताओ, आपने किसी से किराए पे कार लिया, कार वाले ने आपको बोला कि भैया 12 रुपए पर किलोमीटर में आपसे रेट लूंगा। आपने बोला यार माइलेज के हिसाब से तेरा डीजल तो 8 रुपए किलोमीटर का लग रहा है, तो तू 12 क्यों ले रहा है? उसने बोला भैया 8 रुपए किलोमीटर का डीजल और मेरे कार की जो घिसाई हो रही है उसका 2 रुपए 10 और 2 रुपए गरीब का प्रॉफिट। तो बगैर डिप्रिसिएशन के करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकल सकता, बगैर डिप्रिसिएशन के करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकल सकती। ये जिस मशीन में बना है, ये एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन चली होगी, घिसी होगी ना, मतलब मशीन घिसी मतलब उसकी वैल्यू कम हुई है ना, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी उसमें कहीं ना कहीं डिप्रिसिएशन भी है कि सॉरी, ये एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी उसमें कहीं ना कहीं डिप्रिसिएशन भी। आपसे जो मैंने फीस लिया उसके अंदर में इस बिल्डिंग का, मेरा ये क्लासरूम का डिप्रिसिएशन, टीवी का भी डिप्रिसिएशन, कंप्यूटर का डिप्रिसिएशन भी जोड़ा है, बाकी खर्चे भी जोड़े और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के आपको फीस बताई। यस और नो? अगर मैं डिप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करूंगा मतलब मैंने वन ऑफ द कंपलसरी खर्चा कंसिडर ही नहीं किया। अब तुम बताओ एक हाथ खर्चा भी अगर मैं छोड़ दूं जो कि इनकर हो रहा है फिर भी नहीं लिया तो प्रॉफिट सही आएगा क्या? सो टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, to find out the correct cost of production, to find out the efficiency of the business, yes or no, you have to charge the depreciation. बोल बेटा। अगर किसी ने ऐसे जानबूझ के चार्ज वगैरह नहीं किया तो उसको नुकसान में तो मरा तो वही ना, मरा तो वही। जैसे मान ले तेरे कार भाड़े से देने का काम है तो तू चार्ज मत कर डिप्रिसिएशन, 8 रुपए किलोमीटर है, तू मेरे से ले 10 रुपए 2 रुपए प्रॉफिट, बाद में जो साल के आखिर में देखेगा अरे मैं तो लॉस में हूँ क्योंकि तूने एक खर्चा कंसिडर ही नहीं किया। यस और नो? समझ में आई क्या बात तेरे को?
जैसे कि नहीं, तू रोटी और सब्जी बेच रहा है, तूने सिर्फ रोटी के पैसे लिए, सब्जी के पैसे नहीं लिए, खर्चा तू भूल गया लेना। हमने तो क्या रोटी के पैसे में तेरे से रोटी सब्जी दोनों ले लिए, तूने सब्जी का भी खर्चा जोड़ना चाहिए था ना, बट तूने जोड़ा ही नहीं। तो वैसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट खर्चा है डिप्रिसिएशन। आपने अगर एक खर्चा कंसिडर ही नहीं किया, मैं आप लोगों की जब फीस निकाल रहा था तब मैंने सारे खर्चे कंसिडर किए कि मेरे खर्चे इतने, पंकज की सैलरी, क्लीनर की सैलरी, बाथरूम में बाई धोने आती है उसकी सैलरी, टीवी का डिप्रिसिएशन। सोचो अगर मैंने कोई खर्चे मिस कर दिए तो मेरा जो भी कॉस्ट है वो मेरे को ऐसा दिखेगा कि इतना ही कॉस्ट है, बट एक्चुअल में ज़्यादा लग रहा है। तो आपके सारे खर्चे कंसिडर करो। मान लो मेरी सारी डायरेक्ट कॉस्ट है पर बच्चे के पीछे 10,000, डिप्रिसिएशन है पर बच्चे के पीछे 2,000, मैंने डिप्रिसिएशन कंसिडर ही नहीं किया, मैंने सोचा मेरी कॉस्ट कितनी है 10, एक्चुअल में कितनी थी 12, और मैंने तुमसे फीस ले ली 13,000, और मैं सोच रहा हूँ ओ वाह 3,000 का प्रॉफिट हो गया। गलत, प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का ही हुआ। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि मैं तेरी तरह एक गलती कर बैठा, कौन सी? डिप्रिसिएशन लेना ही भूल गया। सो मुझे जब भी सेल प्राइस में निकालूंगा तो मैं सारी कॉस्ट को इकट्ठा करूंगा, मेरी क्या क्या कॉस्ट लग रही है, और उस कॉस्ट में मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा, और फिर क्या निकालूंगा? सेल प्राइस। ये मैंने एक चीज़ खरीदी 100 रुपये में, और मैंने मेरे घर पे बोला पापा मैंने ये चीज़ 100 में खरीदी, अब मैं इसको 110 में बेच दूंगा। पापा बोलेंगे वाह 10 का प्रॉफिट, और मैंने 110 में बेच दिया। बाद में पता चला 100 में चीज़ खरीदी, चीज़ को घर पे लाने के लिए कुरियर वाले को दिए 10 रुपये, 110 हो गया, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 110, और मैंने बेचा कितने में? 110। फायदे में रहा कि नुकसान में? क्यों? क्योंकि मैं एक कॉस्ट लेना ही भूल गया, कौन सी? कुरियर की। वैसे ही अगर तुम एक हाथ कॉस्ट लेना भूल जाते हो डिप्रिसिएशन की तो तुम तो लॉस में जाओगे ना। कॉस्ट लग रही है बट तुम कंसिडर करना ही भूल गए। कुछ बात समझ में आई? सो लिखो डिप्रिसिएशन इज, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, लेफ्ट साइड रहे में राइट साइड में उतनी जगह छोड़ना। एक बच्चे ने बोला सर कंपनी के बॉन्ड या स्टॉक पे डिप्रिसिएशन नहीं होंगे क्या? नो बेटा, क्योंकि ये 4 कंडीशन फुलफिल नहीं करते। 2 मिनट बाद लिख के देता हूँ। इज द रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ depreciable asset. Depreciation is the reduction in book value of depreciable asset. Maybe because of its use, wear and tear, passage of time, innovation and technology, etc. अब आपका सवाल, सर डिप्रिसिएबल असेट यानी क्या? अगर कोई असेट ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल करती है, अगर कोई असेट ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल करती है तो वो ही असेट को हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएबल असेट। कौन सी 4 कंडीशन है देखना। पहली, उसकी यूजफुल लाइफ कैसी होनी चाहिए? मोर देन 1 ईयर। दूसरी, उसकी यूजफुल लाइफ, प्लीज आप पूरा लिखना, USEFUL, यूजफुल। उसकी यूजफुल लाइफ कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड। उसकी यूजफुल लाइफ कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड। उसकी ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए? ओनरशिप। और वो किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए? फॉर बिजनेस पर्पस। अगर ये चारों के चारों कंडीशन अगर फुलफिल होती है, कोई असेट अगर ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल करती है, कोई असेट अगर ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल करती है तो ही हम लोग उसे डेप्रिसिएबल असेट बोलेंगे, अदरवाइज वो डेप्रिसिएबल असेट नहीं है।
जैसे लैंड, ये दूसरे नंबर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करती। जैसे एक बच्चे ने सवाल पूछा कंपनी के स्टॉक्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, ये पहली कंडीशन फुलफिल नहीं करते, करंट एसेट है वो। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे एज एन इन्वेस्टमेंट, बराबर है क्या? तो जनरली आपकी ये जो है स्टॉक, शेयर्स, जनरली करंट एसेट होता है, मतलब मोर देन 1 ईयर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। करंट मतलब शॉर्ट टर्म, फिक्स मतलब लॉन्ग टर्म। सो जब भी आपको किसी एसेट पे चेक करना है कि डिप्रिसिएशन चार्ज होगा या नहीं होगा, तो आपने चारों कंडीशन चेक करना है। उस एसेट से पूछना, हे एसेट बता क्या ये चारों के चारों कंडीशन तू फुलफिल कर रही है, तो डिप्रिसिएशन लगेगा, नहीं तो तुझ पे डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। उसके बाद आगे बढ़ते बच्चों, लिखो आगे, ऐसे लिखना है बेटा। लिखो depreciation is an allocation of cost of depreciable assets, allocation of cost of depreciable asset over its useful life. Depreciation is an allocation of cost of depreciable asset over its useful life. डन? क्या मतलब इसका समझ लो। एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, छोटा बच्चा भी जवाब देगा, सुनना। एक असेट खरीदा 1 लाख रुपए की, उसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल। उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। ध्यान देना अर्णव, एक असेट खरीदा 1 लाख रुपए की, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। मैंने 1 साल यूज कर लिया, बोलो कितने रुपए की असेट यूज कर ली? 1 लाख रुपए की असेट चलने वाली है 5 साल। 1 लाख रुपए की असेट चलने वाली है 5 साल। 1 लाख रुपए 5 साल के लिए, 1 साल यूज कर लिया, बोलो कितने खत्म हो गए? 100 रुपए की असेट है, 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, 1 साल खत्म हो गए 5 में से। 100 रुपए 5 साल के लिए थे, 1 साल खत्म हो गया, तो बोलो कितने यूज कर लिए, एंजॉय कर लिए, कंज्यूम कर लिए, एक्सपायर हो गए, एक्सपेंस हो गए, डेप्रिसिएट हो गए? 20। सिंपल। बस आपने कैसे निकाला, बस वही चीज यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वही तो चीज है। असेट मान लो ये 100 रुपये की असेट है, असेट की कॉस्ट कितनी है? 100, और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? तो अब ये 100 रुपये कितने साल चलेंगे? 5 साल। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1 साल खत्म हो गया, बोलो कितने खत्म हो गए? 20। बोलो कितने बचे? और 1 साल खत्म हो गया, बोलो और 20 खत्म हो गए, बोलो कितने बचे? 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 बरोबर है? कुछ था क्या? आपने क्या किया रे अभी अभी 2 सेकंड पहले, देखो तो जरा। आपने ये किया, असेट की कॉस्ट को उसके यूजफुल लाइफ पे अलोकेट कर दिया, यानी बांट दिया। ये देखो 100 रुपए को आपने 20 20 20 20 20 बांट दिया ना। आपने क्या किया, 100 रुपए की कॉस्ट को यूजफुल लाइफ पे अलोकेट कर दिया, बांट दिया, ऑन सम रीजनेबल बेसिस, लॉजिकल बेसिस पे बांट दिया। कुछ बात समझ में आई क्या? इजी था ये। सो बस यही तो मैंने अंग्रेजी में लिखा ऊपर, डिप्रिसिएशन इज एन अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यस और नो? ये भी डिप्रिसिएशन का मीनिंग है, दो मीनिंग पढ़ लिया आपने डिप्रिसिएशन के। डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट अ रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, वेयर एंड टेयर, पैसे ऑफ टाइम, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। और depreciation is the reduction in, or depreciation, I can say depreciation is an allocation of cost of depreciable asset over its useful life. yes or no? चलो आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, अब आप थोड़ा बताना मुझे। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2, एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 100, यूजफुल लाइफ है
5 साल, एंड जब उस असेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तब उस असेट को अगर हम भंगार में बेचेंगे, स्क्रैप में बेचेंगे, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, भंगार में बेचेंगे तो कितना आएगा बेच के मालूम है? 10 रुपये आएगा वापस। स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू यूजफुल लाइफ के बाद, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा? 10। यानी 100 रुपये की असेट है, 10 रुपये तो अपने को फ्यूचर में वापस मिल जाएंगे। यानी आपकी नेट कॉस्ट कितनी है? ये चीज़ मैंने खरीदी 100 में, पापा ने बोला क्यों खर्चा किया 100 रुपये का? मैंने बोला अरे बाबा ये इसका काम खत्म होने के बाद 100 में से 10 तो वापस मिल जाएंगे, भंगार में बेचेंगे तो। फिर पापा क्या बोलेंगे, क्यों खर्चा किया 90 का? क्योंकि 100 में से वापस कितने मिल रहे हैं? 10। स्क्रैप वैल्यू वापस एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ कितनी मिल जाएगी? 10। तो आपका नेट कॉस्ट कितना हुआ? 90। और वो 90 कितने साल चलने वाला है? अब बताओ 90 5 साल चलेगा तो हर साल का कितना? बोलो बोलो। 90 5 साल चलने वाला है। वेरी गुड। 100 माइनस 10 यानी नेट कॉस्ट 90, डिप्रिसिएबल वैल्यू 90, डिप्रिसिएट होने लायक 90। हाँ 1 साल यूज किया, बोलो कितने खत्म हो गए? 18। अरे 90 5 साल तक है, 90 भागीला 5, 90 डिवाइड बाय 5, बराबर ना? 1 साल खत्म हो गया 18, बोलो कितना बचा? 72। और 18 खत्म हो गया, बोलो कितना बचा? 54। और 18 खत्म हो गया, बोलो कितना बचा? 36। और 18 खत्म हो गया, बोलो कितना बचा? 18। और 18 खत्म हो गया, बोलो कितना बचा? ऊपर वाले केस में कुछ स्क्रैप वैल्यू वापस नहीं मिल रही थी तो मैंने पूरी कॉस्ट समझी। नीचे वाले केस में 100 में से 10 वापस मिल रहे तो मेरी कॉस्ट कितनी लगी? 90। यस और नो? लिख लो दोनों एग्जांपल। ऊपर का लिखा सभी ने? स्क्रैप वैल्यू कौन कौन सी इस पे लगेगी? स्क्रैप वैल्यू कौन से पे लगेगी म्हणजे? अरे बाबा तुमने कार खरीदी, 5 साल बाद कार तुम बेचोगे तो स्क्रैप वैल्यू लगती या मिलती? मिलती है। 5-10 साल कार यूज कर लिया तो उसके बाद कार बेच दोते हैं, यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद कार भंगार में बेच तो मिलते ना पैसे। स्क्रैप वैल्यू लगती नहीं, मिलती। मिलती। कार तुमने खरीदी 10 लाख में, 10 साल बाद उसको बेच दिया 2 लाख में, बोल तुम्हारी कार की नेट कॉस्ट कितनी लगी? 8 लाख, क्योंकि तुमने 10 लाख दिए थे और कार ने जाते थे तुम्हें कितने देके गए? 2 लाख। कार के लिए तुमने खर्चा किया 10 लाख और कार कितना देके गई तुमको जाते जाते? 2। तो नेट कॉस्ट कितनी लगी? 8। मतलब तुम क्या सोचोगे, कार तुम्हारे लिए 8 लाख में पड़ी और 8 लाख तुमने कितने साल यूज किए? 8 साल, तो हर साल 1-1 लाख रुपए। 8 लाख यूज किए समझ लो 16 साल, तो हर साल 50-50 हजार। राइट? चले आगे। पक्का? समझ में आ रहा है? एग्जाम में प्रश्न है इसके ऊपर 10 नंबर का मिनिमम। आ जाओ। लिखा सभी ने? लिखो ऐसा, डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस ऐसा आगे लिखो, इट इज
नॉन कैश एक्सपेंस। कौन सा खर्चा है वो? नॉन कैश। नॉन कैश मतलब जिसके लिए ना आज पैसे देना है ना कल देना है, जिसके लिए ना आज पैसे देना है ना कल देना है। डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रिसिएशन ये ऐसा खर्चा है जिसके लिए मुझे पेमेंट नहीं करना है, जिसके लिए मुझे पेमेंट नहीं करना है। खर्चा तो है बट पेमेंट नहीं करना है। देखो जैसे मैंने टीवी खरीदा 10,000 की, टीवी चलती है 5 साल, तो हर साल का डिप्रिसिएशन दो हज़ार। एक साल खत्म हो गया, बोलो टीवी कितने से कम हो गई वैल्यू इसकी? 2,000 से। किसको दूँ 2,000 रुपये? किसी को लेके जाके देते हैं क्या? तुम्हारे घर पे पापा ने कार खरीदी 10 लाख की, कार चलने वाली थी 5 साल, एक साल यूज कर लिया ने, कार की वैल्यू कितने से कम हो गई? 2 लाख से। आपके पापा 2 लाख थैले में लेके जाके देते हैं क्या किसी को? लो यार कोई तो ले लो, 2 लाख डिप्रिसिएशन नाम का खर्चा है, किसी को देते हैं क्या? डिप्रिसिएशन ये ऐसा खर्चा है जिसका पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? इससे क्या कम होता है? कैश कम होती है या वो असेट की वैल्यू कम होती है? हाँ, इससे कैश कम नहीं होती, इसीलिए इसको नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। अगर इससे कैश कम हुई रहती है, जैसे सैलरी पे करते हैं कैश कम होती है, वेजेस देते हैं कैश कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करते हैं कैश कम होती है, ऑक्ट्राई देते हैं कैश कम होती है, प्रिंटिंग स्टेशनरी देते हैं कैश कम होती है, बाकी सारे खर्चों में कैश कम होती है। डिप्रिसिएशन ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसकी वजह से कैश कम नहीं होती है, असेट की वैल्यू कम होती है। बरोबर है? चलो आगे, पक्का? ध्यान से सुनना, आ जाओ बेटा। नाउ डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की 2 मेथड है। नाउ हाउ टू अकाउंट फॉर द डिप्रिसिएशन। अब ये खर्चा है, मुझे इसकी वैल्यू कम हो रही है तो मुझे इसकी अकाउंटिंग करनी होगी ना। लिखो, इसकी 2 मेथड है। पहली मेथड है चार्ज टू असेट और दूसरी है मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। बच्चे काफी बार यहाँ पे बोलते हैं SLM WDV, गलत जवाब। किसी को पूछना है ऐसे मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन तो हर कोई क्या बोलता है? SLM WDV। आएगी आगे तुमको, इसकी मेथड नहीं है वो, अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड है। मैं अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड बता रहा हूँ या अकाउंटिंग की? अकाउंटिंग की, बरोबर है ना। सो डिप्रिसिएशन ये खर्चा जो है इसकी अकाउंटिंग करने के लिए 2 मेथड्स है, दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, आंसर सेम आए, मतलब उससे अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया क्या? मैं अभी साबित करके बताता हूँ आपको। देखो चार्ज टू असेट के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है? डिप्रिसिएशन या तो असेट को चार्ज कर दो या तो डिप्रिसिएशन की प्रोविजन बना लो। देखो ध्यान से सुनना, असेट को चार्ज कर दो मतलब क्या? यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ एसेट, मुन्ना ध्यान देना, विल बी, बुक वैल्यू ऑफ एसेट विल बी रिड्यूस्ड, बुक वैल्यू ऑफ एसेट विल बी रिड्यूस, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन विल बी क्रिएटेड। लिख लो। हाँ सर, सर लेक्चर में सर एक 5 से 10 मिनट बस। नहीं नहीं रुको ना। हाँ सर, मैं बताता हूँ जैसे होता है 5-7 मिनट में, बस 5-7 मिनट। हाँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन विल बी क्रिएटेड। पहली वाली मेथड थी चार्ज टू असेट,
चार्ज टू असेट मतलब यहाँ पे हम लोग डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो एसेट पे चार्ज कर रहे हैं। चलो देखो जरा, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ चार्ज टू असेट समझाने के लिए, आप मुझे जवाब देना। बैंक वालों ने आपके अकाउंट में चार्जेस चार्ज किए, बैंक वालों ने आपके अकाउंटिंग में चार्जेस चार्ज किए। आप होटल में जाते हो तो होटल वाला आपको बिल चार्ज करता है, तो बैंक वाले ने आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस चार्ज किए। तो तू बता तेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बिल्कुल सही जवाब, सबका सही जवाब है। जब कभी भी आपके अकाउंट में कोई चार्जेस चार्ज करता है तो आपका वो अकाउंट जिसमें चार्ज किए उसका बैलेंस कम होता है। तो तुम बताओ यहाँ पे डिप्रिसिएशन असेट में चार्ज किया तो असेट का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। वैसे भी डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू। तो यहाँ पे चार्ज टू असेट मतलब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना। जो कि डिप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है बताओ? डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। डिप्रिसिएशन हमारा खर्चा बढ़ा रहा है कम कर रहा है? वो खुद एक खर्चा है तो हमारा खर्चा बढ़ेगा ही ना। सो डिप्रिसिएशन की वजह से खर्चा बढ़ता है तो उसे क्या करेंगे? डेबिट। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। और इसकी वजह से कैश कम हो रही है कि वो रिस्पेक्टिव असेट कम हो रही है? एसेट कम हो रही है। रुको, एसेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। तुम बताओ डिप्रिसिएशन असेट को कम कर रहा है तो असेट को डेबिट करो या क्रेडिट? असेट का डेबिट बैलेंस, डिप्रिसिएशन की वजह से असेट कम होती है, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम हो रहा है तो क्या करेंगे उसे? क्रेडिट। सो टू एसेट अकाउंट, हो गई एंट्री खत्म। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सो डिप्रिसिएशन की वजह से हमारी असेट की वैल्यू कम हुई है तो मैंने असेट को क्रेडिट किया। डिप्रिसिएशन की वजह से खर्चा बढ़ा है इसीलिए मैंने डिप्रिसिएशन नाम के खर्चे को डेबिट किया है। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ रहा है तो खर्चे को डेबिट करो, खर्चे का नाम क्या है? डिप्रिसिएशन। उसकी वजह से असेट की वैल्यू कम हो गई, असेट कम हो रही है तो असेट को क्रेडिट करो। तो देखो टू असेट, सिंपल। दूसरा एक और तरीका है। अच्छा यहाँ पे, वेरी गुड, ये मान लो आपकी बैलेंस शीट है, ये असेट साइड और ये लायबिलिटी साइड। यहाँ पे एक मशीन मैंने खरीदा 100 रुपए की, ये देखो डिप्रिसिएशन 10, आउटर कॉलम में 90। यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, यहाँ पे असेट कम नहीं होगी बल्कि क्या क्रिएट करेंगे? प्रोविजन। तो यहाँ पे एंट्री रहेगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, टू असेट नहीं करना, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस, प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो प्रोविजन को क्रेडिट करो। सर दोनों में से कोई भी मेथड यूज किया तो चलेगा? हाँ, जब तक प्रश्न में लिखा नहीं है कि इसी मेथड से करना है तब तक जो मेथड यूज करना है कर लो। अगर क्वेश्चन में लिखा है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से अकाउंटिंग करना है तो दूसरी, क्वेश्चन में लिखा है चार्ज टू असेट है तो पहली। ज्यादा तो पहले ही से वही सो डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। देखो यहाँ पे दोनों में फर्क कुछ नहीं है, मैं साबित करके बता रहा हूँ। देखो ये असेट साइड है, लायबिलिटी साइड है। मशीन खरीदा 100 रुपए की और यहाँ पे इस बार मशीन को कम किया या प्रोविजन क्रिएट किया? यहाँ पे डिप्रिसिएशन मशीन को चार्ज किया है क्या? नो। तो मशीन 100 ही दिखेगी आउटर कॉलम में, बल्कि लायबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अब बात एक ही है ना, इधर 100 लिख के इधर 10 लिखना, क्या नेट क्या है? 90। इधर भी नेट क्या आया? 90। हो गया, साबित हो गया, सेम ही है। कोई फर्क था इसमें? पक्की बात, डन। इसमें थ्योरी भी है भरपूर। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन, बहुत सारी थ्योरी है। सब देखना है, समझना है, लर्न नहीं करना है कुछ भी। समझ लिए तो कभी भी लिख पाओगे। लिख लिया बेटा दोनों भी? बीच में और लिखा, और लिखा ना ऊपर। दोनों में से कोई भी मेथड आप एक यूज करो, दोनों यूज नहीं करना, एक ही।
लिखा बेटा? डन? चलो देखो, ध्यान देना, लिखा वरना? अब मुझे एक बात बताओ, आपने एंट्री तो लिख ली दोनों मेथड में, दिख रही क्या एंट्रीज? ये दोनों एंट्री में क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? अमाउंट है ना? अब जब तक आपको अमाउंट पता नहीं चलेगी आप एंट्री पास कर पाओगे क्या? अमाउंट निकालना जरूरी है ना? सो दैट्स वाई टू पास द जर्नल एंट्री फॉर डिप्रिसिएशन वी हैव टू, और वी मस्ट हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फर्स्ट। जब तक आपको अमाउंट ही पता नहीं चलेगा आप अकाउंटिंग कर पाओगे क्या? इसीलिए नीचे लिखो, नाउ हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। इसकी अब मेथड है SLMWDV, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ depreciation. How to calculate the amount of depreciation? लिखो, स्ट्रेट लाइन मेथड, प्यार से इसको बोलते हैं SLM। इसका एक और नाम है हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड। इसका एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका एक और नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। एक, दो, तीन, चार, पाँच। शाम तेरे कितने नाम? 5। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरी एक और मेथड है बेटा, रिटर्न डाउन वैल्यू, प्यार से इसको बोलते हैं WDV मेथड। इसका एक और नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका एक और नाम है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। एक और मेथड है एन्यूटी मेथड। एक और मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। एक और मेथड है सिंकिंग फंड मेथड। एक और मेथड है मशीन आवर मेथड। एक और मेथड है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। लिखो। हाँ सर।
लिखा मुन्ना? पर नाम दिया है आपकी बुक में, नाम लिखे हुए सारे, कल चल के ना हो जाना सर बुक के अंदर में नाम लिखा हुआ है आपने लिखवा के नहीं दिए, नाम सभी के बुक में दिए हुए, ये सारी कौन कौन सी मेथड है। उसके बाद एक और मेथड है डिप्लेशन मेथड, एक और मेथड है लास्ट इंश्योरेंस सबसे इजी कौन सी है सर? पॉलिसी मेथड, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, सबसे ज्यादा तो एन्युटी फॉलो नहीं WDV। एमोर्टाइजेशन एक्चुअल में टेंजिबल असेट का होता ही नहीं है, अमोर्टाइजेशन ये वर्ड जो यूज होता है वो इंटेंजिबल असेट के लिए यूज होता है। अमोर्टाइजेशन मीन्स इंटेंजिबल असेट का डिप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन इज नथिंग बट अ डिप्रिसिएशन फॉर इंटेंजिबल असेट। फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, टेंजिबल है, देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, इसकी वैल्यू कम हो गई तो उसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन। गुडविल की वैल्यू कम हो गई तो उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। हाँ, डिप्लेशन ये ऑयल वेल, कुआं, कोयले की खान, सोने की खान, हीरे की खान, ऐसी असेट जिसकी फिजिकल, ऐसी असेट जो फिजिकली कम हो जाती है उसको बोलते हैं डिप्लेटिंग असेट, वेस्टिंग असेट। हाँ, तो कोयले की खान से कोयला एक्सट्रैक्ट ही करते हैं ना हम लोग, तेल के कुएं से तेल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उन सभी को प्यार से बोलते हैं WASTING, वेस्टिंग असेट। डन। बट आपके काम की है फर्स्ट 2 मेथड्स। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, लिखो बेटा नीचे। सबसे पहली मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी के काफी सारे नाम है, हिस्टोरिक कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, इक्वल इंस्टॉलमेंट, फिक्स इंस्टॉलमेंट, यस और नो, नाम याद रखना है सारे। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेंगे इसका नाम क्या है, अनदर नेम फॉर दिस मेथड। चलो बताओ तो बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल लिख लो सब लोग। एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 10,000, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, एस्टिमेटेड यूजफुल, सर एस्टिमेटेड क्यों बोलते हैं, अंदाज, एग्जैक्ट यूजफुल लाइफ तो भगवान ही बता सकता है, अंदाज है ना। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 4 साल, इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 2,000। 4 साल बाद अगर ये एसेट में बेचने जाऊँ मार्केट में तो भंगार बेच के कितना मिलेगा, 2,000। चलो निकालो डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर थर्ड ईयर एंड फॉर फोर्थ ईयर। पहले लॉजिकली बता देता हूँ, बिल्कुल सही जवाब मानस, ध्यान से सुनना। ये असेट थी 10,000 की, फ्यूचर में इसमें से बेच के कितना वापस आने वाला था, 2,000, यानी आपकी नेट कॉस्ट कितनी हो गई बेटा, 8,000। और ये 8,000 कितने साल चलने वाली है, तो हर साल 1 साल यूज कर लिया, मतलब कितने के मजे ले लिए, कितनी एंजॉय कर ली, कितनी कंज्यूम कर ली, कितने की घिस गई, कितनी एक्सपायर हो गई, कितने से डिप्रिसिएट हो गई, 2,000। कॉमन सेंस, वेरी सिंपल, दूध पीता बच्चा भी बोलेगा यस और नो। बस ये पेपर में ऐसा नहीं चलता, पेपर में आपको फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। अब ये जो आपने मन में किया, बस उसी आपके मन की कहानी को मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिख रहा हूँ, रेड कलर के पेन से लिखो, डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। खत्म। कॉस्ट कितनी है, 10,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 2,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 साल, 10 माइनस 2 8,000 डिवाइडेड बाय 4 साल, कितना आया अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, हर साल का 2,000, 2,000। अभी हर साल का 2,000 है, तो तुम बताओ यही फर्स्ट ईयर का है,
ये सेकंड ईयर का है 2000, तो थर्ड ईयर का भी 2000 और फोर्थ ईयर का भी 2000। एक देखो तो जरा, ये क्या है जरा मुझे बताना, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है बताओ? ये कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, अच्छा ग्राफ कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये देखो, ये मैंने इधर क्या लिखा ईयर, इधर क्या लिखा अमाउंट। ये देखो अमाउंट में ये 1000 और ये कितना है 2000। इधर क्या है डेप्रिसिएशन का अमाउंट और इधर है ईयर, ईयर 1 2 3 4। बोलो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना है? बोल बेटा 2000 है क्या? देखो तो ड्रॉ करो यहाँ पे ग्राफ। फर्स्ट ईयर का 2000 कहाँ पे आया पॉइंट? आया क्या? सेकेंड ईयर का कितना है? इसका भी 2000। थर्ड ईयर का इसका भी 2000। फोर्थ ईयर का इसका भी 2000। अरे सारे पॉइंट को जोड़ दो, देखो क्या मिल रहा है। इसीलिए इसका नाम स्ट्रेट लाइन मेथड है। और हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इक्वल है, इसीलिए इसका नाम इक्वल इंस्टॉलमेंट है। हर साल असेट की वैल्यू 2-2000 से फिक्स अमाउंट से कम हो रही है, इसीलिए इसका नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट भी है। बरोबर है। इसमें डिप्रिसिएशन हर बार हिस्टोरिक कॉस्ट पे निकालते हैं, अगर परसेंटेज दिया है, इसीलिए इसका एक और नाम हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड भी है। परसेंटेज वाला बताऊंगा। ये समझ में आया सभी को? सिंपल था। आज के लिए इतना काफी। डन। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। किसके लिए?